चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं मोशन चैप्टर के अगले लेक्चर की। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी बुक में पेज नंबर 102 पर दिए हुए हैं। एक बार आप उनको देख लीजिए बुक में कहाँ पर हैं। तो बुक में ये जो सवाल हमें दिए हुए हैं सबसे पहले हम इनको करेंगे और बाकी जब टाइम बचेगा तो उसके अलावा ये एग्जाम्पल्स भी हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड में और वेलोसिटी में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही होती हैं, बस डिफरेंस सिर्फ इस बात का होता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको लिख देते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में जो सबसे पहला डिफरेंस आता है वो ये है कि स्पीड के लिए हम लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। और वेलोसिटी क्या होता है, यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट। तो एक शब्द का फर्क है, इधर डिस्टेंस लिखेंगे और उधर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दूसरा डिफरेंस, तो दूसरा डिफरेंस ये है कि स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा डिफरेंस, तो तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि स्पीड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये तीन डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के बीच हमने लिखे। सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन लिख दी कि ये होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम और वो होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये तीन डिफरेंस काफ़ी हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। तो पहला सवाल कंप्लीट हो गया, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल है हमारे सामने कि अंडर व्हाट कंडीशंस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो सवाल ये है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, अगर उसकी डायरेक्शन एक ही बनी रहती है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उस समय उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों जो हैं वो सेम हो जाते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए एक्सरसाइज का एक सवाल है वो करना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालेंगे और ये देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। फिलहाल हम उस सवाल का आंसर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन वन डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलेगा और एक सीधी लाइन पर चलेगा तो उस केस में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाएगी किसके, एवरेज स्पीड के। तो जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 करेंगे तब इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करके दिखाएंगे कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है केवल उसी समय एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो इस सवाल को अच्छी तरह से समझने के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होगी। हम वो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। तो पढ़ लेते हैं सवाल को। पहले लिखा है कि जोसेफ जॉग फ्रॉम एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। तो जोसेफ जो है एक 300 मीटर की सीधी सड़क है, तो उस सड़क के एक एंड ए से दूसरे एंड बी तक जाने में जोसेफ को लगते हैं 2 मिनट और 30 सेकंड। एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक। तो जोसेफ यहाँ से ए से बी तक जाएगा और फिर टर्न राउंड हो जाएगा, मतलब घूम जाएगा वापस, और 100 मीटर पीछे आ जाएगा पॉइंट सी पर। ठीक है, तो ये वाला जो है 100 मीटर पीछे का हो गया। दोबारा से समझते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 300 मीटर ट्रैवल करेगा जोसेफ 2 मिनट 30 सेकंड में, फिर घूम जाएगा वापस और घूमकर पॉइंट सी पर आएगा और 100 मीटर ट्रैवल करेगा कितने टाइम में, 1 मिनट में। अनदर 1 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पूरी यात्रा की, जोसेफ की जो पूरी ट्रैवल हुई है, ए से बी तक गया और सी तक वापस आया, इस पूरे ट्रैवल के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या थी और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो वो हमें पता लगानी है। ए पार्ट में लिखा है सिर्फ ए से बी तक की निकालो। तो ए से बी तक
की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए से बी तक की एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ए से बी तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 300, और ए से बी तक जो टोटल टाइम लग रहा है वो है 2 मिनट 30 सेकेंड। तो उस पूरे टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 मिनट 30 सेकेंड को, तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से और प्लस 30, तो 62 जा 120 प्लस 30, तो कितने सेकंड आ जाएंगे, 150 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 मिनट 30 सेकंड में कितने सेकंड हो गए, 150 सेकंड। अब 150 से ये 2 बार कट जाएगा, तो एवरेज स्पीड जो है वो निकल कर आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, या फिर उसे ms-1 लिखा जा सकता है। तो एवरेज स्पीड बड़ी आसानी से ए से बी तक की निकल गई। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो निकालनी है वो भी क्या, कौन सी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। तो देखिए एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो लिख रहे हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो लिख रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस होती है वो, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो, दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और वैसे भी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा करते हैं। तो इनिशियल पोजीशन ए पर और फाइनल पोजीशन कहाँ पर है, बी पर। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह भी क्या आ जाएगा, 300। डिस्टेंस भी सेम थी और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, और टाइम जो है, टाइम भी उतना ही है, 2 मिनट 30 सेकंड लग रहे थे ए से बी तक जाने में, यानी कि 150 सेकंड लगेंगे। तो ये भी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों हमने देखा कि सेम आ गई हैं। और अभी हमने जब उस सवाल का जवाब दिया था तो ये सवाल था कि अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो उसके बाद हमने आंसर में लिखा था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन वन डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट सीधी डायरेक्शन में और एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा तब उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी। और इसे हमने इस सवाल में प्रूव भी करके दिखा दिया, क्योंकि जब वो ए से बी तक जा रहा है तो वो एक सीधी लाइन में चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन जब इसका हम दूसरा केस करेंगे, ए टू सी वाला, तो ए टू सी में वो सीधा नहीं जाएगा, पहले वो ए से बी तक जाएगा, फिर घूम जाएगा और घूम कर बी से सी पर जाएगा। तो ये जो दूसरा केस है इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं आएगी। लेकिन पहले केस में क्योंकि वो ए से बी तक जा रहा था तो सीधी स्ट्रेट लाइन थी, एक ही डायरेक्शन थी, इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो अब क्योंकि पूरा सवाल हम कर रहे हैं तो इसलिए इसका बी पार्ट भी कर ही लेते हैं और देखते हैं कि क्या सेकंड केस में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी इक्वल आएंगी। क्योंकि वो ए से सी तक जा रहा है लेकिन सीधा नहीं जा रहा, वो पहले ए से बी तक जाता है और फिर टर्न ले लेता है, सी पर पहुंचता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। ए से बी तक जाएगा, फिर टर्न अराउंड हो जाएगा और 100 मीटर पीछे जाएगा सी तक। तो ये सेकंड केस अगले पेज पर देखते हैं। तो जो इसका बी पार्ट है ए से सी तक जाने का, तो पहले ए से बी तक गया कितना, 300 मीटर, और ये जो 300 मीटर का उसने ट्रैवल किया है इसमें उसको जो टाइम लगा है वो है 150 सेकंड। वैसे तो 2 मिनट 30 सेकंड लगे थे, लेकिन जब उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 150 सेकंड। फिर बी से सी तक जब वो वापस आया तो ये जो ट्रैवल हुआ है उसका ये 100 मीटर का हुआ है, और इसमें जो उसको टाइम लगा है वो 1 मिनट का लगा है, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो अभी हमें ए से सी तक उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है। तो एक एक करके निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब ए से सी तक टोटल डिस्टेंस देखिए कितनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर, फिर घूमकर जब वापस आएगा तो 100 मीटर और प्लस हो जाएंगे। तो 300 मीटर पहले से ही था, 100 मीटर और प्लस हो गया, तो ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा है, ए से बी तक लगा है 150 सेकंड, और फिर जब घूमेगा और बी से सी तक आएगा तो कितना टाइम लेगा, 60 सेकंड।
इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 210। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 40/21। अब 21 से 40 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1.9 और यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड या ms-1। एवरेज स्पीड निकल गई। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमने लगाया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ए से सी तक। तो ये देखो, ये इनिशियल पोजीशन है और ये है फाइनल पोजीशन। जब हमने डिस्टेंस निकाली थी तो हम ए से बी तक गए थे, फिर बी से सी तक गए थे। तो 300 + 100 यानी कि 400 जो है वो डिस्टेंस आ गई थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं निकलता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इनिशियल पोजीशन देखते हैं और फाइनल पोजीशन देखते हैं और उसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है। तो ए और सी के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वो ये है। और देखो पूरा 300 है, उसमें से 100 निकाल देंगे तो बचेगा कितना 200। तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी जो दूरी है वो कितनी है 200 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा उसका वो कितना माना जाएगा 200। फिर से समझ लीजिए, ए से सी तक की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो उसका पूरा देखेंगे कैसे कैसे ट्रैवल किया था। ए से बी तक जाएंगे, फिर बी से सी तक आएंगे, तो 300 + 100 कितना हो जाएगा 400। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी को देखा जाता है। तो इनिशियल पोजीशन ए पर है, फाइनल पोजीशन सी पर है और इनके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है, ये है 200 मीटर। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर होगा। टाइम जो है वो सेम रहेगा, टाइम वही है 210। 0 से 0 फिर कैंसिल हो गया और फिर से 21 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये जो मोशन था सेकंड केस में ए से सी तक का, ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं था, क्योंकि पहले तो ए से बी तक गया था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन उसके बाद वो घूम गया था, घूम के सी पर आया था। इसीलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग अलग आई हैं। लेकिन पिछले केस में जब उसका मोशन ए से बी तक हुआ था तो एक स्ट्रेट लाइन थी और उसको एक ही डायरेक्शन में जाना था। तो इस केस में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या आई थी, निकल कर सेम आई थी। ये भी 2 मीटर पर सेकंड था, ये भी 2 मीटर पर सेकंड था। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होंगी, साथ ही साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो सवाल का जवाब हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो आंसर में हमने लिख दिया कि इट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। तो ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस जो चली है उसने ऑटोमोबाइल ने, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो स्कूटर है या कार है, कुछ भी है, उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है उसके बारे में ये बता देता है। ये होता किस तरह का, ये देख लीजिए। आपने जैसे कार में या बाइक में इस तरह का देखा होगा गोल गोल सा, किसी भी ऑटोमोबाइल के अंदर इस तरह की डिवाइस लगी हुई होती है। इसमें एक स्पीडोमीटर होता है और एक ओडोमीटर होता है। तो ये जो बीच में आप नंबर्स देख रहे हैं जिससे डिस्टेंस ट्रेवल्ड का पता चलता है कि हम कितनी दूरी तय करके आए हैं, ये तो होता है ओडोमीटर। और ये जो सुई आप देख रहे हैं कि 80, 100, 120 या फिर 60 इस तरीके से जो दिखाती है, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर से तो स्पीड का पता चलता है और ओडोमीटर से किसका पता चलता है कि कार ने या बाइक ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। इसके बाद दूसरा सवाल है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका जो पाथ है वो कैसा दिखाई देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। यूँ सीधा हो सकता है, ऐसे सीधा हो सकता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो लिख देते हैं इसको। तो ये आंसर लिख दिया है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन हैज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ। जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा उसका पाथ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए अगर समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें एक स्पेसशिप से सिग्नल पहुंच रहा है ग्राउंड स्टेशन पर 5 मिनट में। तो सबसे पहले स्पेसशिप बना देते हैं। मान लो कि ये हो गया एक स्पेसशिप।
और यहाँ पर ग्राउंड स्टेशन पे एंटीना लगा देते हैं जो सिग्नल रिसीव करेगा। ये वो एंटीना हो गया जो सिग्नल रिसीव करेगा, ठीक है। तो स्पेसशिप से सिग्नल आ रहे हैं इस एंटीना के पास, ये एक्सपेरिमेंट है। 5 मिनट में सिग्नल आ रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम हो गया 5 मिनट्स। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 5 × 60 यानी कि 300 सेकंड में सिग्नल जो है स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा क्या है, द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़ 3 × 10⁸ सिग्नल की जो स्पीड है ना वो भी दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो टाइम दे रखा है और एक स्पीड दे रखी है। सवाल क्या पूछा है वो देख लीजिए सवाल। तो यहाँ पर है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट वाज द डिस्टेंस यानी कि हमें फाइंड आउट करना है किसको, डिस्टेंस को। तो ये तीनों चीज़ें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जिस फार्मूले में होते हैं ना उस फार्मूले को हम लगा देते हैं। फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इस फार्मूले को लगा के आसानी से डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ और टाइम कितना है, टाइम है 300 सेकंड। इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा, 3 3 जा कितना हो गया 9 और 10⁻ आएगा 8 और 2 10⁻10 और डिस्टेंस है ये किस में निकलेगी, मीटर में, क्योंकि जो स्पीड हमने ले रखी थी वो थी मीटर पर सेकंड में, तो डिस्टेंस भी किस में निकल कर आएगी, मीटर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। 9 के पीछे जब 10 जीरो लगाएंगे तब जाके पता चलेगा इस डिस्टेंस के बारे में कि स्पेसशिप कितनी दूर है। तो सवाल बिल्कुल सिंपल था कि एक स्पेसशिप है जिससे ग्राउंड स्टेशन तक सिग्नल पहुंच रहे हैं 5 मिनट में, और सिग्नल की जो स्पीड है वो दे रखी थी 3 × 10⁸। तो टाइम दिया हुआ था और स्पीड दी गई थी। टाइम और स्पीड की मदद से हमें स्पेसशिप की डिस्टेंस निकालनी थी। तो हमने सिंपल सा फार्मूला लगाया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, वैल्यू पुट करिए और इजीली आ गया। आगे लिखा है कि रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब ट्रिप शुरू हुई तो 2000 किलोमीटर लिखा हुआ था ओडोमीटर के अंदर, और जब ट्रिप का एंड हुआ तो लिखा हुआ था 2400 किलोमीटर। तो इससे साफ पता चलता है कि हमने कितनी दूरी तय की है, सिर्फ 400 किलोमीटर। इसमें से इसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो इन्होंने माइनस करा और 400 किलोमीटर डिस्टेंस निकल कर आ गई। आगे क्या पूछा हुआ है, ट्रिप में 8 घंटे लगे हैं तो टाइम हो गया 8 आवर्स, और हमारे पास अगर डिस्टेंस और टाइम है तो दोनों की मदद से स्पीड निकाली जा सकती है। स्पीड का हमने फार्मूला लगा दिया। पहले देख लेते हैं पूछा क्या है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो कार की एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह 400 और टाइम की जगह 8 रखा, सॉल्व करके स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे ये कहा गया है कि किलोमीटर पर आवर के अलावा मीटर पर सेकंड में भी निकालो। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, इसको ज़रा कॉपी में देखिए। तो 50 किलोमीटर पर आवर जो हमने अभी अभी स्पीड निकाली है, हम इसको बदलने जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो जब भी किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे आवर्स है, ये अपॉन में है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले मिनट में बदलेंगे और फिर सेकंड में बदलेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं आवर को तो वो मिनट में बदल जाता है, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेकंड में बदल जाता है। तो किलोमीटर का मीटर अगर बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, आवर का सेकंड बनाना है तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो 0 से 0 कट जाएगी, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, ऊपर बचेगा 5 × 100 और नीचे बचेगा 6 × 6 मीटर पर सेकंड। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम और 2 से हो जाएगा 50 टाइम। 5 5 जा 25, 250 अपॉन 6 3 जा 18 मीटर पर सेकंड। अभी और कटेगा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 2 जा और 2 5 जा, 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। डिवाइड करेंगे तो आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए
1000 अपॉन 60 इंटू 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन इसका एक आसान तरीका भी होता है, उसको समझ लीजिए ज़रा। अगर आप किलोमीटर पर आवर को बदलना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 18 से। और अगर आप उल्टा करना चाहते हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं, तो 5 अपॉन 18 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर था और हम इसे मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते थे, तो 50 को 5 अपॉन 18 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 2 9 जा, 225 जा, 125 अपॉन 9 यही आ गया और निकल के 13.9 मीटर पर सेकंड। अब ये जो मीटर पर सेकंड है, अगर इसका दोबारा से किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 13.9 को डिवाइड कर दिया जाएगा 5 अपॉन 18 से। अब ये दोबारा से किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब क्या होता है कि डिवाइड जो है ना उसको मल्टीप्लाई बनाना पड़ता है, तो 18 अपॉन 5 आ जाएगा। इसके बाद 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 0.57 जा 35। अब 2.7 की 18 में कर दी जाएगी मल्टीप्लाई। तो मैंने गलती से यहाँ पे 13.9 था ना, तो उसके बजाय 13.5 ले लिया था, इसको 13.9 करेंगे तो फिर ये अलग तरीके से कटेगा और करीब करीब आपका आंसर ना सॉल्व करने के बाद ये आ ही जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है कि 49 पॉइंट समथिंग आ जाए, तो वो करीब करीब 50 किलोमीटर ही माना जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात हमने समझी है वो ये है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 18 से। और अगर उल्टा करना है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 5 अपॉन 18 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब सवाल ये कि 5 अपॉन 18 से ही क्यों करते हैं, तो इसका जवाब देखिए यहाँ पर। अभी हमने देखा था कि 1000 से तो मल्टीप्लाई होता है और 60 इंटू 60 से क्या होता है, डिवाइड होता है। जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो 2 0 से 2 0 कट जाती हैं, 2 5 जा और 2 3 जा, तो ऊपर तो 5 रह जाता है और नीचे 3 6 जा 18 हो जाता है। तो इसीलिए हम 5 अपॉन 18 से करते हैं बजाय 1000 अपॉन 60 इंटू 60। तो अब याद रखिएगा हमेशा, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप हमेशा 5 अपॉन 18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब हमारे सामने एग्जाम्पल 8.3 लिखा हुआ है, ध्यान से ज़रा समझिएगा एग्जाम्पल को। उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा जो है वो 90 मीटर लंबे पूल में क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट। वो 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो वो 180 मीटर कैसे कवर करेगी, एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी, ऐसे तैरते हुए जाएगी और फिर वापस उसी रास्ते पर आ जाएगी। तो यानी कि पॉइंट ए से बी तक गई और बी से ए पर फिर वापस आ गई उषा। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो अभी जैसे जोसेफ वाला सवाल किया था बिल्कुल वैसे इसको भी हम आसानी से कर देंगे। एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का दोनों का फार्मूला लगा दिया गया है। सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उषा ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, पहले ए से बी तक गई 90 मीटर, फिर बी से ए तक वापस आई 180 मीटर। यहाँ पे लिखा भी है कि 180 मीटर उसने कवर किया है। और टोटल टाइम जो इसने इस दौरान लिया है वो है 1 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। टाइम जब भी लिखेंगे सेकंड में लिखेंगे और डिस्टेंस जब भी लिखेंगे मीटर में लिखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। तो स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। वैसे भी स्पीड का जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड या फिर ms-1 होती है। एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, इसके लिए चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए उषा जहाँ से चली थी घूमकर वहीं वापस आ गई, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। इसका मतलब उषा का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, उषा का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट का। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो एवरेज वेलोसिटी जो उषा की आई निकल कर वो 0 आई। तो सिंपल क्वेश्चन था, आसान से फार्मूले लगाए और निकाल दिया। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आज का जो भी कुछ पढ़ाया है। तो समझ में आया है तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगले लेक्चर तक इसकी अच्छी तरह से आप स्टडी ज़रूर कर लें। उसके बाद ही अगला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।